Hi, this is Sonu Kumar Gupta. I welcome you to my channel Englishtorium. आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर डिस्कस करेंगे, इसका नाम है सब्जेक्ट। तो मैं आपको आज ये सिखाऊंगा कि सब्जेक्ट होता क्या है और सब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं और सब्जेक्ट का क्या रोल है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं हो सकता है। सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और बाकी किसी भी तरह का सेंटेंस हो वो बिना सब्जेक्ट का बन नहीं सकता है। तो सब्जेक्ट का क्या रिलेवेंस है आपने समझ लिया कि सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही प्रकार का सेंटेंस है कि इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के लिए ज़रूरी है और किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ही होती है, और जो है अधिकतर वाक्य जो है सब्जेक्ट के बिना नहीं हो सकता है। बस एक ही तरह का वाक्य होता है कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और उस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो जिसके बारे में सेंटेंस में चर्चा होती है या जिसके बारे में बात करनी है तो वही तो सब्जेक्ट होता है। तो मान लीजिए आपको मोदी के बारे में बात करना है तो मोदी से शुरू कीजिएगा, तो मोदी सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। यदि वाक्य में लिखा हुआ है कि राम घर गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राम की चर्चा हो रही है तो राम सब्जेक्ट है। तो जिसकी चर्चा होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो उसी प्रकार बोलेंगे कि बिजली कट गई, तो बात तो बिजली का हो रहा है तो बिजली हमारा सब्जेक्ट है। तो जिसके बारे में बात करनी है वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस ये है कि बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता है ना। सब्जेक्ट तो चाहिए। सिर्फ एक ही तरह के वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आपने ये समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि जिसके बारे में सेंटेंस में चर्चा होती है या जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो याद रखेंगे, जिसके बारे में सेंटेंस में चर्चा होती है या जिसके बारे में बात करनी हो वही तो सब्जेक्ट होता है। और अगला बात ये है कि इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रीपोजिशन वाला पार्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको ये बताया था कि प्रीपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं, चाहे हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। तो प्रीपोजिशन वाला पार्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। आइए इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि करगिल चौक के पास एक एक्सीडेंट हो गया। तो इस वाक्य में बात किसका हो रहा है, एक एक्सीडेंट का। और आप देख पा रहे हैं कि करगिल चौक के पास, तो के पास या के नज़दीक, ये हमारा प्रेपोजिशन है, ये हमारा प्रेपोजिशन है। और ये जो प्रेपोजिशन किसी नाउन के लिए आता है तो ये पूरा हमारा प्रेपोजिशन वाला पार्ट है, प्रेपोजिशन वाला पार्ट है। दैट मीन्स इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट कौन है, एक एक्सीडेंट। क्योंकि प्रीपोजिशन वाला पार्ट तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, हो गया तो वर्ब है, तो बचा ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे हम बोलेंगे आपको सतर्क किया गया, तो यहाँ बात आपका हो रहा है, आप ही रहेगा, सतर्क किसको करेगा, आपको सतर्क किया गया, तो ये वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो जिसके बारे में बातें होती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है ना। और कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे बोलेंगे कि चाय ठंडी हो गई, चाय
ठंडी हो गई। तो बात हम चाय का कर रहे हैं, तो यहाँ पे चाय सब्जेक्ट है। जैसे बोलेंगे कि वैक्सीन बन गया, तो यहाँ पे चर्चा किसका हो रहा है? वैक्सीन का। तो वैक्सीन सब्जेक्ट है और यहाँ काम तो बनाने का हुआ, ये हमारा मेन वर्ब है। ये सब्जेक्ट हमारा मेन वर्ब है। और आप तो पता चल ही गया होगा कि किसी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ही होता है। किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। सिर्फ एक ही तरह के टाइप को सेंटेंस को छोड़ के, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके लिए आगे अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो आप भली भांति समझ गए कि सब्जेक्ट क्या होता है और आप आसानी से हिंदी सेंटेंसेस में पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे हम बोलेंगे कि पंखा घूम रहा है, तो पंखा सब्जेक्ट है। क्लास बंद है तो क्लास सब्जेक्ट है। गिलास खाली है तो गिलास सब्जेक्ट है। मौसम अच्छा है तो मौसम सब्जेक्ट है ना। तो जिसके बारे में बात करनी वो सब्जेक्ट है। सो सिंपल। एग्ज़ाम लिया गया तो एग्ज़ाम सब्जेक्ट है। परीक्षा का डेट बढ़ गया तो बात किसका हो रहा है? डेट का, तो डेट सब्जेक्ट है। पन्ने फट गए तो बात पन्ने का हो रहा है, पन्ने सब्जेक्ट है। खाना ख़त्म हो गया तो खाना सब्जेक्ट है। मैच ख़त्म हो गया तो मैच सब्जेक्ट है। तो जिसके बारे में बात करनी हो, जिसकी चर्चा हो, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रीपोजिशन वाला पार्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। और अब हम आगे देखते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट, ये तो आपने समझ लिया कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे कौन सा सब्जेक्ट है। अब बात आती है कि इंग्लिश सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने के नियम, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, पहला तरीका है कि सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के पहले होता है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे मैंने लिया राम इज नॉट एट होम, इसमें आप वर्ब ढूंढिए। तो मेरे पास एक ही वर्ब मिला, वो भी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके पहले जो है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और वैसे भी यह मोह माया से मुक्त है। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन को मोह माया भी कहा जाता है। मैंने इसे मोह माया नाम दिया है, मोह माया। प्रीपोजिशन को मोह माया भी कहा जाता है। तो ये मोह माया से मुक्त है, तो ये फिक्स है कि यही सब्जेक्ट है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के पहले है। अब हम बोलेंगे, मान लीजिए कि राम विथ हिज फ्रेंड्स इज नॉट एट होम। इस तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरे पास सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब के पहले ही होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के पहले होगा। सब्जेक्ट तो इधर ही हो सकता है, इधर सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट हो सकता है इसी में कोई एक सब्जेक्ट होगा, इसी में से कोई सब्जेक्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि विथ प्रीपोजिशन होता है, तो ये जो है जुड़ा हुआ है विथ से, तो ये हमारा प्रीपोजिशन वाला पार्ट है। ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता, मतलब राम हमारा सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के पहले मिलेगा, वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम बोलेंगे कि आई शुड गो होम, तो आप देख पा रहे हैं मोडाल है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हमारा मेन वर्ब है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। तो ये मोह माया से मुक्त है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट जो है मोह माया से मुक्त होता है। और जहाँ तक इंग्लिश सेंटेंसेस का सवाल है, आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मतलब एक मोटा मोटी याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले मिलेगा आपको, कंफर्म है ना। या तो आप इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो पहला वर्ब होगा उसके जस्ट पहले जो होगा वो आपका
जो है सब्जेक्ट होगा, बशर्ते वो मोह माया से मुक्त होना चाहिए, राइट। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। अब बात ये आती है कि सब्जेक्ट के रूप में जो है कौन कौन सा वर्ड आ सकता है और हम कैसे पहचान सकते हैं कि फलाना फलाना वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, जिरांड आ सकता है, टू इंफिनिटिव आ सकता है और पजेसिव प्रोनाउन आ सकता है। तो सब्जेक्ट जगह पे क्या क्या आ सकता है? नाउन, प्रोनाउन, जिरांड, टू इंफिनिटिव और पजेसिव प्रोनाउन। इस बात को याद रखेंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा मोदी टुक एक्शन। अब इस वाक्य में देखिए यदि सेंटेंस है तो वर्ब तो पक्का होगा। तो सेंटेंस का रूप ही होता है कि आपको बीच में वर्ब मिलता है ना। किसी भी तरह का सेंटेंस हो तो वर्ब तो यदि 3 वर्ड का पेयर है तो बीच वाला का संभावना होता है वर्ब होने का। तो ये हमारा टेक का भी टू टुक है, ये हमारा वर्ब है ना, ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, तो ये हमारा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो है लेकिन ये इसको पार्ट्स ऑफ इस ग्रामर के दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? मोदी नाम है, जो नाम है वो नाउन है, मतलब नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। अब हम बोलेंगे सी इज़ कमिंग आउट। इस वाक्य में देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट यही एक बचा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन ये है क्या? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है वो भी नॉमिनेटिव केस में। जिन्होंने प्रोनाउन नहीं पढ़ा है या जिनको प्रोनाउन के बारे में पता ना हो, और प्रोनाउन का वीडियो मैंने डाला हुआ है वो देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है और किस तरह का प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट का काम करता है। वैसे मैंने इसमें भी बता दिया है कि कौन कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है। देख पा रहे हैं आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, है ना। तो आपने समझ लिया कि जो है नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है। अब देखते हैं, जैसे हम बोलेंगे टेकिंग वैक्सीन इज मस्ट। टेकिंग वैक्सीन इज मस्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और आप शुरू में तो क्या देख रहे हैं? V4 है और क्या लेगा? तो वैक्सीन लेगा। ये इस V4 का ऑब्जेक्ट है। तो यदि टेकिंग नहीं आता तो वैक्सीन भी नहीं आता। तो ये हमारा V4 ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट है। वैक्सीन डिपेंडेंट है टेकिंग पे, वैक्सीन लेना, क्या लेगा? तो वैक्सीन लेगा। तो ये हमारा मेन वर्ड है और ये V4 है। तो V4 आया है सब्जेक्ट की जगह पे। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो जब V4 सब्जेक्ट का काम करे तो वो जिरांड होता है, वो जिरांड होता है ना। तो इसका एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे नॉन-फिनाइट्स का, जिसमें आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि जिरांड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तत्काल आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकता है। तो नाउन आ सकता है, देन प्रोनाउन आ सकता है, देन जिरांड आ सकता है ना। हम लोग आगे देखते हैं। टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस सेंटेंस पे आप गौर करेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब है
और इसके पहले क्या मिल रहा है 2+B1। तो आपको बताया मैंने कि 2+B1 सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो ये वास्तव में है क्या, टू इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आपको अभी तक ये पता चला कि नाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, जिरांड सब्जेक्ट हो सकता है, देन टू इन्फिनेटिव सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट वो वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के ठीक पहले हो, तो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब एक इसमें इस कड़ी में एक अंतिम वर्ड है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट का काम कर सकता है, जैसे कि वर्ड है माइन, योर्स, इट्स, हिज, हर्स, देयर्स, आर्स, है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे हम बोलेंगे माइन इज़ गुड, इसका मतलब हिंदी में बोलेंगे तो मेरा वाला अच्छा है या फिर मेरा अच्छा है। तो आप ये गौर कर पा रहे हैं कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके जस्ट पहले देख रहे हैं हमारा क्या है, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। और आपको भी मैंने बताया कि पजेसिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है। और दूसरी बात ये कि मोह माया से ये मुक्त है, इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें भली भांति समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है और सब्जेक्ट का क्या मोल है। आपने अभी तक ये समझा कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वाक्य में, जिसकी चर्चा होती है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। आपने ये समझा कि मोह माया से जुड़ा हुआ पार्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। मोह माया मतलब प्रेपोजिशन। ये तो हिंदी पहचानने का तरीका हुआ। अब इंग्लिश की बात हुई तो इंग्लिश सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा वर्ड होता है, क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब या फिर मेन वर्ब, सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब या फिर मेन वर्ब के पहले होता है। और दूसरा ये है कि सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकता है। तो मैंने आपको बताया कि नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, जिरांड आ सकता है, टू इन्फिनेटिव आ सकता है और पजेसिव प्रोनाउन आ सकता है। तो पजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है इसको याद रखेंगे, माइन, योर्स, इट्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, है ना। ये गिनती के साथ होते हैं, याद रखना है। अब प्रोनाउन किस किस तरह का प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है वो भी गिनती के हैं, आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू। तो मुझे उम्मीद है कि जो है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको जो है आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं जो है इसके आगे भी वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा। बहुत सारे वीडियो अभी आने वाले हैं, वॉइस का, नरेशन का, क्वेश्चन टैग का, बहुत सारे वीडियो आपके लिए मैं लाऊँगा। टिल देन, गुड बाय।